दोगली राजनीति और दोहरी मानसिकता के लोग हैं और जिनका काम ही इस तरह का है कि वो किसी चीज़ को इंटरप्रेट दूसरी ढंग से करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से इसका इंटरप्रेट किया, इसका राजनीतिक रंग दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये सच है और ये उतना ध्रुव सत्य है कि मैं उनके साथ उनकी जो स्थिति है, उन जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का, उसके सापेक्ष मैं अपने आप को कभी प्रस्तुत ही नहीं कर सकता, खड़ा नहीं, कोई अस्तित्व भविष्य ना है ना भविष्य में हो। आम चर्चा थी लोगों के मन में कि गोसाईगंज से शायद बड़े भैया। राजनीति का एक समय ये दौर होता था कि लोग साइकिल से चुनाव जीत जाते थे, भोंपू लगा के चुनाव जीत जाते थे, कार्यकर्ता बहुत नाम मात्र के हुआ था, इस संवेदनाओं से राजनीति भी चलती थी। लेकिन अब इस डिजिटल का तो दौर चल रहा है, इसमें फ़ोटो से लोग काम चला रहे हैं, अगले से मिले न मिलें, इच्छा उसकी जाने न जाने, समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ोटो उन्होंने दिखा दिया कि भैया मेरे साथ में हैं। तो यही आज का दौर चल रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताऊं आपको कि मिल्कीपुर का चुनाव नज़दीक है, पता है आपको। अवधेश प्रसाद जी के एक तरफ सेन परिवार के आनंद सेन जी, दूसरी साइड में डीआईजी बड़े सुपुत्र जी अरविंद सेन जी, ये उनकी आईडी से तैर रहा है इस समय अवधेश प्रसाद की। एक मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों भाई साथ में हैं चुनाव में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सत्य यह है कि मिल्कीपुर का चुनाव अगर किसी को जीतना है तो बिना सेन परिवार को साधे वहाँ के चुनाव की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे साथ हैं बड़े भैया अरविंद सेन जी। डीआईजी साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन हालांकि आनंद सेन की तरफ से तो कोई सफाई नहीं आई, लेकिन बड़े भैया की तरफ से भी सफाई आई कि उसको जो गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। भैया से मैं बात करने के लिए उनके साथ बैठा हूं कि आखिर मामला है क्या। भैया, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूअर्स को भी जी स्वागत करता हूं उनको क्या कहते हैं, आग्रह करता हूं कि आपको काफ़ी चाव से सुने और देखें। जी। जो एक प्रकरण अभी आया हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जी, एक सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता यादव जी का वहाँ सरायनामों में उनकी 13वीं का कार्यक्रम था अशोक जी के यहाँ, उनकी दादा की। उस कार्यक्रम में चूँकि वो एक मानिंद समाज सेवी थे, लिहाजा जब मुझे उनका निमंत्रण प्राप्त हुआ था 13वीं का, तो मैं भी गया था। उसमें एक सामूहिक तौर पे एक फ़ोटो सेशन टाइप की चीज़ हुई, फ़ोटो खींचे गए, उसमें उनके बगल हो गए थे। मुझे इस चीज़ का ज़रा सा भी आवाज़ नहीं था कि इसका गलत अर्थ उनसे जुड़े हुए लोग जो कि दोगली राजनीति और दोहरी मानसिकता के लोग हैं और जिनका काम ही इस तरह का है कि वो किसी चीज़ को इंटरप्रेट दूसरी ढंग से करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से इसका इंटरप्रेट किया, इसका राजनीतिक रंग दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये सच है और ये उतना ध्रुव सत्य है कि मैं उनके साथ उनकी जो स्थिति है, उन जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का, उसके सापेक्ष मैं अपने आप को कभी प्रस्तुत ही नहीं कर सकता, खड़ा नहीं कर सकता, उसको समर्थन नहीं कर सकता। कैंडिडेट है कहाँ, किसी को पता भी नहीं है। नहीं, उसके जो अभी तक जो डिक्लेरेशन है, जो एक आम चर्चा का, जनचर्चा का, समाज चर्चा का विषय है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो कहीं से मुझे समर्थन का औचित्य ही नहीं है। तो लिहाजा ये अगर जो उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है अपने सापेक्ष, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और ना इसमें कहीं है। मैं किसी भी दशा में, मैंने कई बार कहा, लोगों को भी बताया कि मैं एक सिद्धांत की राजनीति करूंगा, एक गरीब और क्या कहते हैं मजदूर और शोषक के सापेक्ष राजनीति करूंगा, उनके सुख दुख के सापेक्ष राजनीति करूंगा। किसी के समझौता परक, किसी के दबाव में, किसी लालच में उस तरह की राजनीति मैं नहीं करूंगा। जी। ये बताइए कि अभी 6 महीने पहले जो पीडीए था, अब मूल पे आज जो अब पॉलिटिक्स चल रही है, 6 महीने पहले पीडीए लोकसभा का चुनाव हुआ, पीडीए का समीकरण खूब चला। ये 6 महीने बाद पीडीए चला कहाँ गया, उसका रीज़न क्या है? देखिए, अब मैंने पहले भी काफ़ी डिस्कशन के दौरान मैंने लोगों को बताया भी था कि पीडीए तात्कालिक तौर पे जातीय गठबंधन है। जी। ये भावात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पर, लोक व्यवहार के तौर पर संगठित किया गया या किसी राजनीतिक संगठन के तले संगठित किया गया कोई संगठन नहीं है। जी। ये जो गठन है, ये तात्कालिक तौर पर लोकसभा में जातीय समीकरण के तहत एक चुनाव हुआ और उसका लाभ मिला। एक तो जातीय समीकरणों का लाभ मिला, दूसरा जो संविधान के सापेक्ष
एक जो क्या कहते हैं र्यूमर फैलाई गई थी उसका फल मिला। बाकी पीडीए का कोई अस्तित्व भविष्य ना है ना भविष्य में होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी भावात्मक और क्या जातीय जो रिलेशन है, जातीय जो क्या कहते हैं समरसता है, जातीय जो एका है, वो कहीं से गठित नहीं हो रही है। जी जी जी। एक आम चर्चा थी लोगों के मन में कि गोसाईगंज से शायद बड़े भैया आ सकते हैं, क्या इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, हम आपको बताया अभी समीकरणों को मैं पढ़ रहा हूँ, राजनीतिक हालातों को पढ़ रहा हूँ। 2025 राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष है, राजनीतिक वितंडावाद का वर्ष है, और ढेर सारे परिवर्तन होंगे और ढेर सारे क्या कहते हैं समीकरण बनेंगे। जो जातीय समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण, जो पार्टी का समीकरण बन करके अंतिम रूप लेगा, तब मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा और तय करूंगा कि मैं किसके साथ जा रहा हूं। जहां मुझे सम्मान मिलेगा, जहां कार्यकर्ताओं और अपने लोगों से बैठ करके डिस्कशन के बाद तय करने के बाद तब मैं फैसला लूँगा कि मैं गोसाईगंज लड़ रहा हूँ, बीकापुर लड़ रहा हूँ या रुदौली लड़ रहा हूँ। जी। वर्तमान समय में जो जैसा मैंने चर्चा किया वहाँ के मतदाताओं से, वो कह रहे हैं कि भैया सेन परिवार जिधर रहेगा। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि सेन परिवार किधर आ गई, सेन परिवार में 2 युवराज इस समय आ गए हैं, आप किसकी तरफ हैं, तब थोड़ा उनके सामने बड़ा कठिन हो जाता है जवाब देना। उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, मतदाताओं का जो भ्रम की स्थिति है, बहुत भ्रम की स्थिति है, उसके सापेक्ष मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो फैजाबाद में मिल्कीपुर में स्पेशली जहाँ के चुनाव संभावित है या होना है, वहाँ के सापेक्ष अगर आप जानना चाहते हो तो मिल्कीपुर का मतदाता बहुत हमेशा संजीदा रहा है। इस बार वो बहाव में बहा जरूर है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन हमेशा उसने सत्ता के विपरीत वोट किया है, व्यक्ति विशेष को वोट दिया है, और जातीय समीकरण जरूर हावी हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत समीकरण, व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत उनका संबंध ज़्यादा हावी रहा बाबूजी के चलते। जी जी। लेकिन आज की तारीख में वो सारे समीकरण जातीय समीकरणों में सिमट गए हैं और व्यक्तिगत जो संबंध है वो कहीं न कहीं तिरोहित हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में ये जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मिल्कीपुर की जो स्थिति होगी उसमें जातीय समीकरण हावी होगा, आर्थिक समीकरण हावी होगा, सत्तात्मक शक्ति उसमें लगेगी, उसमें ढेर सारे समीकरण आएंगे, और क्या कहते हैं जो पीडीए का फार्मूला है वो आपको फेल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पीडीए नहीं चलेगा। एक रिजर्व सीट है, जात विशेष के लोग ही वहाँ चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है सपा और भाजपा दोनों का एक ही बिरादरी का कैंडिडेट आ जाए। इन परिस्थितियों में समीकरण फिर से बदलेंगे, और इसी के साथ ही चूँकि बसपा ने पहले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और बहन मायावती से सुश्री मायावती जी ने ये निर्णय लिया है कि अब हम कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर बसपा का अगर कैंडिडेट नहीं आएगा तो फिर एक स्थिति पैदा होगी अनुसूचित जाति के वोटरों में कि वो सपा के साथ जाए कि भाजपा के साथ जाए। वो भी एक समीकरण नए सिरे से बनेगा। आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट कितना सशक्त होता है, कितना मजबूत होता है, स्थानीय होता है कि बाहर का होता है, इस पर बहुत चीज़ें तय करेंगी और बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। सूरज चौधरी ने अभी छोड़ा है, अभी सपा छोड़ा है, और जो लोकसभा में अंतर रहा है 7700 वोटों को बड़ी मुश्किल से जो है जीते हैं इस विधानसभा में मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद, अन्य विधानसभाओं की तुलना में। तो क्या लगता है आपको सूरज चौधरी प्रभावी होंगे? कुछ सूरज चौधरी समीकरण उलट पुलट करेंगे कुछ? सूरज चौधरी जी तभी प्रभावी होंगे जब एक माननीय एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से आएंगे। एक निर्दल के रूप में तो उन्हें प्रभावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब वो किसी क्या कहते हैं जैसे अगर वो आज़ाद पार्टी की तरफ से आते हैं और उनको समर्थन चंद्रशेखर जी का मिलता है तो निश्चित रूप से वो प्रभावी होंगे, अपने आप को रिकॉग्नाइज करा लेंगे एक नेता के रूप में। लेकिन अगर वो किसी ऐसे ही उससे आते हैं निर्दल के प्रत्याशी के रूप में तो शायद वो हालात नहीं बनेंगे। थोड़ा आपसे अपेक्षा उनको ज़्यादा है। हमने देखा सूरज चौधरी से जो मैंने उनके साक्षात्कार किए तो सेन परिवार की बात करते तो आप पे थोड़ा सा वो जो है एक संवेदनशील हो जाते हैं कि भैया शायद मेरा साथ दे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं साथ दूंगा, लोगों से अपने लोगों से बैठ करके बात करूँगा। जो कैंडिडेट की तस्वीर उभर करके अंतिम रूप से आएगी उसमें जो कैंडिडेट बेहतर होगा उसके सापेक्ष अपने लोगों को मैं वो करूँगा, कन्विंस करूँगा। उनकी मर्जी होगी तो वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति होती है अगर तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ मैं किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से बाहर निकल करके उनका प्रचार तो नहीं करूँगा किसी का, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने लोगों को कन्विंस करके उनसे उनको उनकी तरफ से जोड़ने के और जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके सापेक्ष वोट करने के लिए ज़रूर प्रेरित करूँगा। जी।
जाति की बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा मिल्कीपुर का जो समीकरण है उसमें जाति कहीं न कहीं हावी रहती है। और एक यादव वर्ग, यादव थोड़ा सा इस समय बड़ा कंफ्यूज है इसको लेकर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो समझ नहीं पा रहा कि किधर जाए। आनंद सेन यादव तो कम से कम आप तो मुखर होकर अपनी बात कह भी रहे हैं, हो सकता है कहीं न कहीं आपका प्रोफेशन भी यहाँ भी रहा हो, पूर्व में आप DIG प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बात को अपने ज़्यादा देर तक अंदर रख नहीं सकते हैं, पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं सपा के साथ में, वो तो पूरे तरह सो रहे हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या? देखिए, यादव कौम को मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जी, स्पेशली मिल्कीपुर के यादवों को और फैजाबाद के यादवों को, कि आपने अभी वोट किया लोकसभा के सापेक्ष, एक कैंडिडेट के सापेक्ष, एक पार्टी के सापेक्ष, इन 6 महीनों ने आप में गेन क्या किया? आपको मिला क्या? तिरस्कार, अपमान, अब खुले भैया आप और क्या कहते हैं हुज्जत, और कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं जो आपकी स्थिति है वो निगेटिव ही हुई है, पॉजिटिव नहीं हुई। ना आपको क्या कहते हैं जीतने के बाद जो लाभ, जो मनोबल, जो आत्मबल आपके अंदर बढ़ना चाहिए था, वो आम जनता का बढ़ा नहीं है। उनको कोई संरक्षा सुरक्षा नहीं मिली है, अपितु वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में उनको निर्णय लेना है कि अगली बार क्या हम फिर ठगेंगे। एक चुन चुन करके जो सेन परिवार के करीबी लोग हैं, जैसा कि सुने, आम चर्चा है कि सेन परिवार को करीबियों के द्वारा यहाँ पर एक किनारे किया जा रहा है और सेन परिवार पूरी तरह से साइलेंट है, चुप है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है उसके सापेक्ष मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई जी। कुछ लोगों ने उसको कैप्चर कर रखा है, वो चाहे मीडिया के माध्यम से कर लिया हो, चाहे क्या कहते हैं जो उनकी विंग्स हैं, जो उनके फ्रंटल हैं, उनमें अपने लोगों को बिठा के कर लिया है। लेकिन अगर आप उसमें नज़र डालोगे तो उन्हीं के लोग वहाँ स्थापित हैं और वही लोग इस पार्टी के मुखिया हैं। एक समीकरण के तहत आज की तारीख में जो भी हालात है, एक समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसका भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में अगर पार्टी गिरवी हो जाती है और कार्यकर्ता उससे दूर हो जाता है तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होता है। एक ये भी चर्चा है, शायद शब्द अच्छे न हो, मेरे कहने का तरीका अगर बहुत गलत हो सकता है, कि ये माना जा रहा है कि कहीं अगर अजीत प्रसाद जीत गए तो जिस तरह से अखिलेश यादव अवधेश की आंख से देख रहे हैं यहाँ पर, इनका कद बढ़ने की वजह से सेन परिवार के लोगों को उपेक्षित होना पड़ा है, जो सेन परिवार के करीबियों को। अगर ये जीत गए तो भविष्य में सेन परिवार के लिए और दुर्गति हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, ऐसा है जी कि आम की जो श्रद्धा और जो विश्वास, जी पूरे फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, जो विश्वास और जो श्रद्धा जो बाबूजी के प्रति सिंपैथी है, उसको कोई मेट नहीं सकता है, चाहे जितना बड़ा नेता हो और चाहे जितना बड़ा क्या कहते हैं वो पदाधिकारी हो। ये निश्चित रूप से बस सवाल इस बात का है कि सेन परिवार में वो मादा पैदा होनी चाहिए, वो सामर्थ्य पैदा होनी चाहिए, वो क्षमता पैदा होनी चाहिए, जो बाबूजी का तो नहीं, लेकिन उनका अगर 10% भी वो अडाप्ट कर लेता है तो निश्चित रूप से फैजाबाद की जनता में एक मैसेज जाएगा। तो ये किसी के मिटाने से परिवार मिटने वाला नहीं। ये एक आम चर्चा ये भी है बड़े भैया कि आनंद सेन यादव को गोसाईगंज से टिकट दिया जा सकता है, आम चर्चा की बात है। और एक चर्चा ये भी है, अंदर खाने से कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, आ चूँकि आप सवालों को झेल सकते हैं और सही काउंटर कर सकते हैं, कि शायद बड़े भैया को भी वहाँ पर उतारा जा सकता है। बीजेपी की कुछ 1-2 लोग हमको कहते नज़र आ गए कि बीजेपी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, जो भी बोलते हैं अवधेश को भैया बोलते हैं, सपा के जो PDA के बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अभी तक टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। देखिए, बीजेपी के सापेक्ष हमसे ना कोई प्रश्न हुआ जी जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ जिसका उसका जवाब मैं उसी तरह दूंगा। अगर आप हमें बीजेपी के सापेक्ष बोलने के लिए कहेंगे तो जो मेरे क्या कहते हैं जेहन में होगा, जो मेरी सोच में होगा, जो मेरी क्या कहते हैं जानकारी में होगा, उसको मैं आपको दूंगा। लेकिन आज जो आप प्रश्न कर रहे हैं सब उसी के सापेक्ष करते हैं, इसलिए आपको वो जवाब उसी तरह का मिलता है। तो आप अगर ये कहना चाहते हो कि गोसाईगंज सीट चूंकि बाहुबलियों की सीट है, उसमें कहीं ना कहीं सभी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ जाकर करके इस परिवार का कोई आदमी लड़े, क्योंकि वो बैकवर्ड बहुल
अनुसूचित बहुल सीट है, वहाँ का अनुसूचित, वहाँ का बैकवर्ड, ये आज तक अपनी नुमाइंदगी नहीं दे पाया है बाहुबलियों के नाते। जिसके चलते उनके अंदर एक क्या कहते हैं ललक है, एक चाहत है आम गरीब जनता में, गोसाईगंज के लोगों में एक चाहत है कि मैं अपने बीच का आदमी चुनूं, अपना प्रतिनिधि चुनूं। वो मजबूर हैं दोनों बाहुबलियों के बीच में किसी एक को चुनने के लिए। इन परिस्थितियों में वहाँ की अपेक्षा जो है उसके सापेक्ष अगर कोई पार्टी सोच रही है तो बेहतर सोच रही है। ठीक। देखिए, बड़े भैया से मैंने सवाल किया और कुछ ऐसे सवाल किया कि शायद आम राजनीतिज्ञ होता तो कहता भैया ये प्रश्न हमसे कीजिए ना, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं हावी है, आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और उसका असर है कि बहुत ही सलीके से आपने उत्तर दिया। भविष्य में चूँकि मिल्कीपुर का चुनाव बीएसपी के न लड़ने से और सूरज चौधरी से सपा छोड़ने से परिणाम आने वाले समय में बीजेपी का कैंडिडेट कौन उतरता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।